2 हफ्ते बीत चुके थे देवराज को जेल भेजे हुए। मुंबई में सब कुछ बदल गया था। राठौड़ इंडस्ट्रीज पर अब देवराज के बेटे अभय का कब्जा था और कोलाबा के छोटे से फ्लैट में रोहन की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। हल्की सुनहरी किरणें दीवारों पर बिखर रही थीं और फ्लैट में एक सुकून भरा माहौल था। दूर से समंदर की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी और हवा में नमक की हल्की महक थी। रोहन बिस्तर पर बैठा अपने पिता की तस्वीर देख रहा था। पुरानी तस्वीर जिसमें उसके पिता हंस रहे थे, एक नीले रंग की शर्ट में, शास्त्री जी के साथ। उसने तस्वीर को छुआ, फिर अपने होठों से लगाया और मुस्कुराया। अब वो हर सुबह यही करता था, अपने पिता को याद करना और उन्हें बताना कि वो ठीक है। प्रिया किचन में चाय बना रही थी। चाय की खुशबू पूरे फ्लैट में फैल गई थी और ताजे पुदीने की महक हवा में तैर रही थी। उसकी मीठी आवाज आई, रोहन, जल्दी करो, आज शास्त्री जी आ रहे हैं। याद है तुम्हें? उन्होंने कहा था कि वो सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तुम तो पूरी रात जागते रहे, फिर से वही फाइलें पढ़ रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि आराम करो, मगर तुम सुनते ही नहीं। रोहन उठा और किचन में गया। उसने प्रिया को पीछे से गले लगा लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। प्रिया मुस्कुराई और उसे चाय का कप पकड़ाया। उसकी आंखों में प्यार था और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान। शास्त्री जी के वापस आने की खबर ने रोहन को बहुत खुश किया था। देवराज के जेल जाने के बाद शास्त्री जी सुरक्षित लौट सकते थे और ये रोहन के लिए बहुत मायने रखता था। शास्त्री जी ही वो पहले आदमी थे जिन्होंने उस पर भरोसा किया था जब वो पूरी तरह अकेला था, जब उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक सपना। 10 बजे शास्त्री जी कोलाबा फ्लैट पर आए। दरवाजा खुलते ही रोहन ने उन्हें गले लगा लिया। शास्त्री जी पहले से ज्यादा पतले लग रहे थे और उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, मगर उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहले थी। एक ऐसे आदमी की चमक जिसने अपनी जान बचाई हो और अब एक नई जिंदगी जीने को तैयार हो। उन्होंने रोहन को देखा और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने कमाल कर दिया। मैंने सोचा था कि ये दिन मैं नहीं देखूंगा। देवराज को सजा मिलती हुई, विक्रम को इंसाफ मिलता हुआ, मगर तूने कर दिखाया। तेरे पिता को गर्व होगा, बहुत गर्व। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने शास्त्री जी का हाथ पकड़ा और अपने दिल से लगाया। शास्त्री जी, आपकी वजह से ही ये सब हो पाया। आपने मुझे हिम्मत दी जब मैं अकेला था, जब मैं धारावी की झुग्गी में बैठा रो रहा था, तब आपने मुझे उठाया। आपने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मुझे मेरे पिता तक ले गया। मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। शास्त्री जी ने उसे गले लगा लिया। दोनों रोए। प्रिया ने आकर दोनों को चाय दी और तीनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। बाहर कोलाबा की हलचल थी। गलियों में लोग अपने कामों में जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, दूर से कोई भजन बज रहा था। रोहन ने शास्त्री जी को फाउंडेशन के बारे में बताया। उसने कहा कि वो उन लोगों की मदद करना चाहता है जिनके पास कोई नहीं है, ठीक वैसे जैसे शास्त्री जी ने उसकी मदद की थी। शास्त्री जी ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, विक्रम और उनकी तस्वीर, जब वो दोनों जवान थे और साथ में खड़े होकर हंस रहे थे। फोटो पीली पड़ चुकी थी और उसके कोने मुड़े हुए थे, मगर उसमें खुशी साफ दिख रही थी। 2 दोस्त एक साथ, बिना किसी चिंता के। मैंने इस फोटो को 20 साल तक अपने पास रखा, शास्त्री जी ने कहा। जब मैं छिपा हुआ था, जब देवराज के आदमी मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे, मैंने इस फोटो को अपने कुर्ते की जेब में छुपाकर रखा और हर रात देखता था। यही मेरी ताकत थी, यही याद दिलाती थी कि मुझे क्यों लड़ना है। अब ये तेरी है। रोहन ने फोटो ली और देखता रहा। उसके पिता उसमें जवान थे, हंसते हुए, शास्त्री जी के कंधे पर हाथ रखे हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना रुके, बिना शर्म के। उसने फोटो को अपने दिल के पास रख लिया, हमेशा के लिए। उसी शाम कोलाबा फ्लैट के बाहर एक काली कार रुकी। अंदर एक आदमी बैठा था, काले सूट में, चेहरे पर काला चश्मा, हाथ में मोबाइल फोन। उसने फ्लैट की तरफ देखा। ऊपर की मंजिल पर रोशनी जल रही थी और पर्दों पर 3 साए दिख रहे थे, रोहन, प्रिया और शास्त्री जी। उसने अपने फोन पर किसी को कॉल किया और धीमी आवाज में बोला, सर, वो कोलाबा में है,
फाउंडेशन खोल लिया है और आज शास्त्री भी आ गया है। सुरेश वाला केस भी उसने अपने हाथ में ले लिया है और उसे रिहा करवा लिया। क्या करना है? फोन पर एक ठंडी आवाज आई, ठंडी बेरहम आवाज जिसमें कोई भावना नहीं थी। अभी कुछ मत करो, पहले इसकी कमजोरियां पता करो, कौन इसके करीब है, किससे ये प्यार करता है, किस चीज से ये डरता है, फिर हम हमला करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। उसे लगता है कि वो जीत गया। हमें उसे दिखाना होगा कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। फोन कट गया, कार वहां से चली गई, मगर रोहन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक नया दुश्मन उसके दरवाजे पर आ चुका है। वो अंदर बैठा शास्त्री जी और प्रिया के साथ हंस रहा था, बेखबर एक नए खतरे का इंतजार कर रहा था। देवराज जेल में था, मगर उसके साथी बाहर थे और वो चुपचाप नहीं बैठने वाले थे। रात को रोहन और प्रिया बालकनी में बैठे थे। दोनों चुपचाप मुंबई की रोशनी देख रहे थे। दूर समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी और हवा ठंडी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद अपनी पूरी रोशनी में था। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। तुम खुश हो ना? रोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार था और उसकी आवाज में सुकून था। हाँ, 20 साल बाद पहली बार मैं सच में खुश हूं। तुम्हारे साथ, शास्त्री जी के साथ, फाउंडेशन के साथ सब कुछ ठीक है। मगर प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता झलक गई। मगर क्या? रोहन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लगता है ये खत्म नहीं हुआ। देवराज जेल में है, मगर उसके साथी बाहर हैं। राठौड़ इंडस्ट्रीज पर अभय का कब्जा है और अभय अपने पिता की तरह ही है। वो चुपचाप नहीं बैठेगा। और मल्होत्रा, आन्या के पिता, वो भी देवराज के पार्टनर थे। उनके बारे में मैं अभी भी कुछ नहीं जानता। वो आखिर कौन है? प्रिया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हिम्मत थी और उसकी आवाज में प्यार था। तो हम मिलकर लड़ेंगे जैसे अब तक लड़े हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर मुश्किल में। रोहन मुस्कुराया और प्रिया को अपने करीब खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे का सिर अपने कंधे पर रखा और रात के अंधेरे में खो गए। मुंबई की रोशनियां दूर चमक रही थीं और हवा में समंदर की नमकीन महक थी। मगर क्षितिज पर एक काला बादल भी दिख रहा था जो धीरे धीरे करीब आ रहा था। कोई उन्हें देख रहा था, कोई उनके हर कदम पर नजर रख रहा था और वो जल्द ही अपना पहला वार करने वाला था। आधी रात को रोहन की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठा और खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मगर दूर एक गली के मोड़ पर एक कार की हेडलाइट चमकी और फिर बुझ गई। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पर्दा हटाकर ध्यान से देखा, मगर अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। मगर उसे पता था, वहम नहीं था। कोई था वहां, कोई उसे देख रहा था। अगली सुबह रोहन ने शास्त्री जी को फोन किया और अपनी चिंता बताई। शास्त्री जी ने कहा, तू सही कह रहा है बेटा। देवराज जेल में है, मगर उसके आदमी बाहर हैं। वो चुपचाप नहीं बैठेगा। वो अपने बेटे अभय के जरिए सब कुछ कंट्रोल करेगा। और अभय, वो देवराज से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास पढ़ाई है, समझ है और सबसे बड़ी बात, उसके पास राठौड़ इंडस्ट्रीज का पैसा है। रोहन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? शास्त्री जी ने जवाब दिया, तू वही कर जो तू कर रहा है। फाउंडेशन चला, लोगों की मदद कर, सच के साथ खड़ा रह। मगर एक बात याद रखना, अब तू अकेला नहीं है। मैं हूं तेरे साथ, प्रिया है, आन्या है, हम सब मिलकर लड़ेंगे। रोहन ने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। मुंबई का आसमान साफ था और सूरज की किरणें समंदर पर चमक रही थीं। उसने अपने पिता की तस्वीर को अपनी जेब में महसूस किया और मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसके पिता उसे देख रहे हों और कह रहे हों, मैं तेरे साथ हूं बेटा, हर कदम पर। उस दिन रोहन फाउंडेशन ऑफिस में बैठा था तो एक और केस आया। एक स्कूल टीचर को पुलिस ने झूठे आरोप में जेल भेज दिया था। रोहन ने केस लिया और उसी दिन पुलिस स्टेशन जाकर टीचर से मुलाकात की। टीचर की आंखों में डर था। उसे लगता था कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। रोहन ने उसे हिम्मत दी और कहा, मैं आपका केस लड़ूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। टीचर ने रोहन को देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में विक्रम राठौड़ की वही चमक है। मैंने उन्हें देखा था जब वो जीवित थे।
वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े होते थे। रोहन को लगा जैसे उसके पिता आज फिर से जीवित हो गए हों। उस टीचर की बातों में, उसके चेहरे पर आई मुस्कान में, उसकी आंखों में लौटी उम्मीद में। वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे वो जमीन पर नहीं चल रहा, हवा में उड़ रहा है। किसी और की जिंदगी बदलने का एहसास, ये सबसे बड़ी ताकत थी जो उसने कभी महसूस की थी। शाम को वो फ्लैट लौटा तो प्रिया ने उसे बताया कि आन्या का फोन आया था, वो मिलना चाहती थी, बहुत जरूरी बात। रोहन ने तुरंत आन्या को फोन किया। आन्या की आवाज में डर था और कुछ छिपा भी। उसने कहा, रोहन, मेरे पिता के बारे में कुछ पता चला है, कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, मगर फोन पर नहीं। कल मिलते हैं फाउंडेशन ऑफिस में। रोहन ने फोन रखा और प्रिया को देखा। दोनों को लगा जैसे एक नया तूफान आने वाला है, मगर इस बार रोहन तैयार था। उसके पास अब एक परिवार था, एक मकसद था और एक ताकत थी जो उसे कभी हारने नहीं देगी। वो खिड़की के पास गया और बाहर देखा। मुंबई की रोशनियां अब भी चमक रही थीं, मगर अब वो रोशनियां उसे डराती नहीं थीं, वो उसे रास्ता दिखाती थीं, एक नए सफर का रास्ता। एपिसोड 32 में जारी। उस शाम रोहन को एक फोन आया, शास्त्री जी का। उन्होंने बताया कि एक और केस आ गया है, एक बुजुर्ग औरत जिसके बेटे को पुलिस ने झूठे आरोप में पकड़ लिया है। औरत पूरी रात रोती रही और अब सुबह से फाउंडेशन के बाहर बैठी है। रोहन ने कहा, मैं कल सुबह आ रहा हूं शास्त्री जी, उन्हें बता दीजिए कि मैं उनकी मदद करूंगा। फोन रखने के बाद रोहन ने प्रिया को देखा और मुस्कुराया। देखो, लोगों को यकीन हो गया है कि हम सच में मदद कर सकते हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा, और ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने लोगों को उम्मीद दी है, वो उम्मीद जो उन्होंने खो दी थी। रोहन ने अपने पिता की तस्वीर को देखा और महसूस किया जैसे वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। उसे लगा जैसे उसके पिता कह रहे हों, शाबाश बेटा, तू सही रास्ते पर है, बस ऐसे ही चलता रह, कभी मत रुकना।